नमस्कार। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित CMCLDP कोर्स के सभी विद्यार्थी, नवांकुर प्रस्फुटन समिति के सदस्य, इस तरह के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर एक एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम तय किया गया और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ब्रह्मपुर में सभी विद्यार्थियों को ले जाकर यह प्रशिक्षण दिया गया कि प्रकृति खेती हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इस खेती के हमें क्या क्या लाभ हैं। यह सारी चीज़ें जो है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रत्येक स्थान पर ले जाकर कि आम में सदाबहार पौधे में ये फल कैसे आते हैं यह दिखाया गया और साथ साथ में कौन कौन सी वैरायटी के आम, चीकू, नींबू इस तरह के सारे फलों को ले जाकर प्रैक्टिकल दिखाया गया कि किस तरह की पैदावार से हमारी खेती और प्रकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मिठास ही अलग होती है क्योंकि इसमें कोई केमिकल तो जाता नहीं है, तो वो जो आम होते हैं वो उसकी मिठास अलग होती है, तो इसकी डिमांड अलग होती है। हमारे यहाँ का चीकू खा लीजिए, चीकू की डिमांड अलग होती है। नींबू अभी फ्लावरिंग स्टेज पे पिछले नींबू गए, नींबू की साइज भी इतनी बड़ी नींबू है, आगे नींबू की साइज बहुत बड़ी है। तो ये जो चीज है ये आपको कब मिलेगा, जब आप प्रकृति का ही संसाधन ज्यादा इस्तेमाल करोगे। तो केमिकल से क्या होगा, एक लेवल तक आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरली अगर वो उस तरह से फल देने लग जाए तो वो फिर आपका ना कभी कम नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, यूनिट है जिसमें बकरियों का चारा तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करते CMCLDP के विद्यार्थी और समिति सदस्य। शिक्षण में सभी विद्यार्थियों ने अल्पाहार और भोजन का आनंद लेकर प्रकृति के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा। ब्रोकोली और ये कहीं तक है नहीं मैडम, अब ये कट दिया ना, अब ये बकरी का चारा हो जाएगा हमारा। अब नहीं होगा, बस ये फूल आ गया। पौधों में पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई और किस तरह से पौधों को तैयार किया जाए, सोयाबीन की पैदावार किस तरह से ले सकते हैं और बीजारोपण क्या होता है और बीज उपचार के बाद में खेती कितनी अच्छी होती है, मिट्टी का प्रशिक्षण हम कैसे कराकर पैदावार को बढ़ा सकते हैं, मूंग की फसल अगर हमें लेना है, पीला मोजक, प्याज की उन्नतिशील प्रजातियां कौन कौन सी हो सकती हैं, अरहर की दाल किस तरह से हमें अच्छी पैदावार दे सकती है, केला जो है किस तकनीक से हम अच्छी पैदावार लेकर तैयार कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती क्या है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है कि हम सबसे पहले भूमि का सुधार करें। सबसे पहले हम भूमि का सुधार करें, हमारी जमीन उपजाऊ बनाए। प्राकृतिक खेती ये देसी गाय आधारित खेती है। प्राकृतिक खेती का जो मूलमंत्र है वो यही है कि आप देसी गाय से ही अपनी पूरी खेती का संगोपन करें। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, ये परीक्षण हुआ है। और इतने जीवाणु होने के बाद इसका जो कल्चर हम उसके गोबर से और गोमूत्र से बनाएंगे, उसी का हमें इस्तेमाल प्राकृतिक खेती में करना है। अब प्राकृतिक खेती में जो बेल चाष स्तंभ है वहां पे एक बैनर आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ, जिसमें पहला है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, तीसरा है आच्छादन, चौथा है वापसा। और ये सब होने के बाद जो प्राकृतिक खेती होगी वो होगी साफ फसल से। प्राकृतिक खेती में फसल नहीं है जिसमें 3 बार से कम हम रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं सारी फसलों पे। यहाँ तक कि यदि गेहूं की फसल पर यदि हम कीड़े की दवा न डालें तो गेहूं की फसल को भी हम बचा नहीं सकते। कभी दीमक का प्रकोप, कभी गेहूं रोग का प्रकोप, कभी जड़ की सूड़ी का प्रकोप, तो कभी माहों का प्रकोप। अब जब हम रासायनिक दवा डालेंगे नहीं तो हमारे पास बाकी में है क्या, उनको हमको उपयोग करना पड़ेगा। वो लड़ सकता है कि नहीं। सभी मेरे भाई बहन साथी जो कि वैज्ञानिक
वैज्ञानिक है, हमारे भारत राष्ट्र को उन्नत बनाने पहले हमारे यहाँ पर जो खेती और जैविक खेती नियम से चलती थी, लेकिन जैसे ही पाश्चात्य ने जो है खूब सारा आविष्कार किया तो उन्होंने क्या किया कि हमारे किसान पहले उन्होंने मार्केट ढूंढा और भारत सबसे बड़ा मार्केट, यहाँ पर सारी चीजें दे दी। हमारे किसानों की आदत बिगाड़ दी कि वो यूरिया खाद से लेकर अब वो खेती कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी होगी तो सोचते बिना यूरिया खाद के, बिना ये सारे केमिकल के बिना हम कैसे खेती करेंगे। तो एक बहुत ही इनोवेटिव ये पूरा जो प्रयास अपना प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण के माध्यम से एक पुनः जागरण का ये जो मिशन शुरू किया है, मैं सभी को जो है साधुवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हमारे किसान वापस अपनी पूर्व की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगे। अब वो बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि युवाओं से ही पूरे देश का संचालन होता है और आज हमारे सामने पूरी युवा शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि युवा जो है वो अपनी पूरी आने वाली जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ देने की क्षमता है। और आज इसीलिए हमारे सारे CMCLDP के विद्यार्थी हमारे बीच है और हम कहीं ना कहीं जो है खेती वाले परिवारों से भी संबंधित हैं। तो आज के इस प्रशिक्षण में हम यहाँ सारी चीजों को प्राप्त करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और हमारे पूर्व में जैसे प्राकृतिक खेती होती थी उसके लिए हमारे पास यहाँ पर तकनीकी पूरे वैज्ञानिक हैं जो आज हमें प्रशिक्षण देंगे। और मैं आज के इस कार्यक्रम में जो यहाँ के पूरे डायरेक्टर सर हैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे एक छोटे से हमने एक निवेदन स्वरूप बताया कि हमारे पास इतने विद्यार्थी और हम आना चाहते हैं, और उन्होंने हमारा ये अनुग्रह को स्वीकार करके हमारे विद्यार्थियों को इस प्रशिक्षण में आने के लिए अल्पाहार, भोजन इत्यादि प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसके लिए भी मैं उनको साधुवाद देती हूँ और आज का यह प्रशिक्षण अच्छे से प्राप्त करेंगे ऐसी आशा है। तो उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और आसानी से हमारा जो है वो बच जाता है। तो ये पांचों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बिना पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। तो प्राकृतिक खेती में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो हमको सामना करना पड़ता है। दो चीजें हमको चाहिए, उर्वरक प्रबंधन। जब हम रासायनिक उर्वरक नहीं देंगे तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, क्योंकि हम जब उसको देंगे नहीं तो उससे हमको कुछ मिलेगा नहीं, पहले हमको देना पड़ेगा न्यूट्रिएंट। अब वो न्यूट्रिएंट हमारे नेचर में क्या क्या है, हमारे प्रकृति में क्या है, स्रोत क्या है, ऐसे देंगे। इसके साथ साथ दूसरा आप ये सोचिए कि आज के डेट में, आज वर्तमान पर खेती में कोई ऐसी हमारी बोलिए जरा, रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मक्के की रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको चावल भी चाहिए, आपको दाल भी चाहिए। इसीलिए जमीन की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए सिर्फ रासायनिक के साथ साथ ये जैविक के घटकों को भी हमको अपनाना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट का आप पालन कीजिए, 45 दिन में तैयार होने वाला है, बहुत अच्छा खाद है। इसको बनाने के लिए कोई विश्वास है, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप लोग कास्ट यूनिट भी बना सकते हैं। छायादार इनका होना चाहिए। इसमें कई तरह के केचुए उपलब्ध होते हैं, लेकिन आइसिनिया ढुकीटा करके प्रजाति केचुए की बहुत अच्छी प्रजाति है, ये बहुत अच्छा प्रजनन करती है, बहुत अच्छे केचुए इससे तैयार होते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वेस्टेज मटेरियल है, चाहे कृषि कर रहे हैं या कृषि नहीं, चाहे मानव की बात की जाए, जमीनों की बात की जाए, तो हमको हमारे प्रबंधन के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। वायरस के लिए कोई स्पेशल दवाई आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाई। तो आती है अपने तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंफर्म सर। जैसे ये पौधे में ये लाल भिंडी है, काशी वाली नहीं, ये तो है हमारे मैडम लाल भिंडी। अच्छा, ये लाल भिंडी और उसमें सर जी टेम्पो वाले अभी नहीं जाएंगे ना, इसके बारे में बता दो सर थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है, ये अपनी खाने वाली मेथी है, ठीक है। अब ये अपन जो है इसका उपज ले लिए हैं और अभी सीड प्रोडक्शन के लिए वो रखे हुए हैं। और ये कसूरी मेथी है, इसको अपन सब्जी में यूज़ करते हैं। ये राजस्थान रिसर्च जो स्पाइसी रिसर्च स्टेशन है वहाँ की ये वैरायटी लाई हुई थी। अब इसका ट्रायल हमने लगाया है। ये हमारा क्रॉप कैफेटेरिया है। क्रॉप कैफेटेरिया का मतलब यही होता है कि पूरे प्रक्षेत्र पे हम कौन कौन सा उपज ले रहे हैं,
वैरायटियाँ यहाँ पे लगी हुई है, यानी आपको पूरा फार्म घूमने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको पता चल जाएगा कि फार्म पे क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे मेथी है, कसूरी मेथी है, पीछे ब्रोकोली है, धनिया है। तो सर इससे ये तो डिक्लेयर हो गया कि कस्तूरी मेथी अपने तरफ उगाई जाती है। आती है, बिल्कुल आती है। ये इसलिए कीड़ा जरूर आएगा, कीड़ा क्यों नहीं आएगा, वो तो प्रकृति का नेचर का है, वो आएगा। उसका भक्षक जो है वो आप इस पे ट्री कल्चर लगा सकते हैं कि बर्ड्स उस पे बैठे खुद या उसका अटैक कर। एक्चुअली प्रकृति में क्या था ना, पहले जो केचुए थे, जमीन के केचुए ऊपर आते थे, वो फिल्ट्रेशन करते थे। अभी हमने इतना केमिकल डाल दिए है कि वो केचुए नीचे चले गए, ऊपर ही नहीं आना चाहते। और वो ऊपर नहीं आएंगे तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, पानी का रिजाव नहीं होगा, फिर अपन बोलते हैं कि वाटर लेवल कम हो रही है, तो वाटर लेवल तो हम निकालते जा रहे, भर रहे। अच्छा, इसकी जो वैरायटी है वो है एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा फास्टेस्ट ग्रोइंग वैरायटी है। अच्छा। अब इसको बनाने की विधि एकदम सरल है। ये एक्चुअली मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, तो मैंने यहाँ पे पीट बना ली है। अगर किसान इसको घर पे बनाना चाहता है तो किसान क्या करे, एक गड्ढा कर ले। कोई थंब रूल नहीं कि कितना बड़ा गड्ढा होना चाहिए, जितनी पॉलीथीन अपने पास अवेलेबल है बिछाने के लिए उस हिसाब से गड्ढा तैयार करें। गड्ढा तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, आपको गड्ढे में 10 से 15 सेंटीमीटर पानी भर देना है। पानी भरने के पश्चात आपको उस पर जो खुदी हुई मिट्टी है, वही मिट्टी की 2 इंच की लेयर बन जाए, ऐसी मिट्टी आपको इस पे डाल देनी है। मिट्टी आपने डाल दी, 10 से 15 सेंटीमीटर इस पे आपको पानी भर लेना है। पानी भर दिया, पानी भरने के बाद 8 से 10 किलो यानी 2 तगारी गोबर ले ले। ज़्यादातर गाय का ही गोबर ले, क्योंकि गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते जल्दी। गाय का गोबर ले ले और गाय के गोबर को उसका पानी का घोल बनाए, कचरा निकाल ले और वो गोबर का पानी इसमें छोड़ दे। अच्छा। दूसरी चीज सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 ग्राम। अच्छा, सिंगल। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट आप यूज नहीं करना चाहते तो जीवामृत आपके पास बना हुआ होगा, तो 10 लीटर जीवामृत इसमें आप छोड़ दें, सबसे बेटर काम। वो छोड़ने के बाद ये जो अजोला का आपको पत्तियां दिख रही है, यही इसका सीड है, यही कल्चर इसका सीड है। नीचे आप देख रहे होंगे कि इसकी जड़ें हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जड़ें हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, पत्तियों से पत्तियां बढ़ती है। अभी ये 4 दिन पहले मैंने साफ कराए थे सारे कुंडे। अच्छा। और ये जो आपको भर के अपने यहाँ पे ले लेते हैं। और हर जगह पे जैसे सर ने बताया कि कोरोजन नाम की एक दवा बताई, कोरोजन बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। कोरोजन के रेसिडुअल इफेक्ट जो है फल टूटने के बाद भी 10 से 15 दिन बाद आते हैं। अभी आप सब गृहिणी हो, आपको पता होगा कि मिर्ची तो अपन सब लोग डालते हैं, लेकिन मिर्ची पे इतना छिड़काव होता है और वो कभी धुल भी नहीं जाती, वो डायरेक्ट ग्राइंड होके आपके घर पे आती है। तो सबसे ज्यादा रेसिडुअल इफेक्ट मिर्ची से होता है, इसलिए बोलते हैं कि लाल मिर्च कम खाइए। लाल मिर्च आप जितना खाएंगे उतना आप रेसिडुअल कंटेंट लेंगे। एक 5 दिन में छिड़का होता है सर, हर 5 दिन में। और तुड़ाई के बाद जैसे हर 5 दिन में छिड़का होता है मैडम। पशुओं में आपने देखा होगा एक ऑक्सीटोसिन नाम की दवा बैन है, लेकिन बहुत से पशुपालक जो है भैंसों में ऑक्सीटोसिन का सर्रास उपयोग करते हैं। ऑक्सीटोसिन इसीलिए जाता है कि वो लेट डाउन का हार्मोन है, तो जैसे दूध के लिए वो इंजेक्शन लेंगे, वो दूध देना शुरू कर देंगे। अब उनका कहना है कि लाल भिंडी वायरस का अटैक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वायरस का अटैक है। एक्चुअली अपने यहाँ पे इसका सीजन जो है वो खरीफ वाला है, लेकिन हमें रबी में भी आती है कि इसके लिए इसको लगा के देखा, ट्रायल करके देखा। तो इसमें लाली देता है क्या सर? इसका कलर लाल होता है। ये क्या लाली है ना, आपको लाल कलर, पूरे लाल कलर के। इसका नाम ही काशी लालिमा है। ये आया है बिहार की वेराइटी है काशी लालिमा, लेकिन एक खरीफ वाली है। हमने रबी में लगा के देखा था कि रबी में भी इसका प्रोडक्शन आता है, लेकिन रबी में रिकॉर्डेड नहीं। ये खरीफ वाली है। और ये धनिया है, हरा धनिया। ये जो धनिया है, धनिया का भी वीडियो बना लेना। 2 प्रजाति राजस्थान रिसर्च स्टेशन से ही आई हुई है। हाँ। ये दोनों प्रजाति का है। हाँ। इसकी प्रजाति हमारे उद्यानिकी वैज्ञानिक बता पाएंगे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई तो बात नहीं, पर ये बड़ी 2 हेल्दी खेती है इसकी भी। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये चारे की खेती मैडम, बाजू में जो है अपनी सब चारा है। हाँ, अच्छा, ये पूरा चारा है। बाजू में ये जो प्लॉट है ना, ये चारे वाला प्लॉट है। ले लीजिए मैडम, आखिरी आइए सर। फिर ये लेंगे। तो आज हम लोग सब अपने विद्यार्थी के साथ मर जो है यहाँ पर विजिट करने आए, और हमने जो है सर के माध्यम से पूरी जो है
फसलों की जानकारी और जो भी गतिविधि यहाँ चल रही है पूरी प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमारे विद्यार्थी मेंटर सभी हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो सर को हम धन्यवाद देते हैं कि सर ने जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण हमें दिया है और हम पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा और आगे भी हम सब मिलकर इस तरह के जो आप लोग के प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।